लास्ट वाला फिर से बता दें, अच्छा लगा आप लोगों को? वंस मोर। सुनो फिर सुनो। मैंने ये कहा कि हम डायकोटमी वाले दृष्टिकोण से नहीं चलेंगे। डायकोटमी के लोग क्या मानते हैं? दो तरह की चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर केवल प्योर मैथमेटिक्स को छोड़ दें और सिर्फ फॉर्मल लॉजिक को छोड़ दें, लॉजिक की भी एक ब्रांच फॉर्मल लॉजिक, इन दो के बारे में तो 100% वस्तुनिष्ठता की बात कही जाती है, क्योंकि इन दोनों का संबंध जगत से है नहीं, ये केवल एब्स्ट्रैक्ट विषय हैं, इसलिए ऐसा होता है। वरना इस संसार से जुड़ा हुआ कोई भी विषय, यहां तक कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात भी कर रहा हूं, उनमें भी 100% वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। आप कितना ही विज्ञान में सिद्धांत बना दें कि पूंछ जानवर के पीछे निकलती है। कल एक कुत्ता पैदा हुआ, माथे में पूंछ है उसकी, देखा होगा आपने फोटो उसका, नहीं देखा? बहुत फैला हुआ था कल फोटो। एक कुत्ता पैदा हुआ है कल, उस बेचारे की छोटी सी पूंछ माथे में उगी हुई है। ले आओ बायोलॉजी यहां पर, बताओ कैसे आ गई पूंछ यहां पर? कितना ही कह लो कि दिल बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों का ऐसे पीस होते दिल दाईं ओर लेके पैदा हो जाते हैं, नहीं समझ में आता। इधर चीन में तो पता लगा कि एक पुरुष ऐसा हुआ जिसके पास बच्चा पैदा करने की क्षमता है। तो ऐसी स्थिति आने वाली है निकट, और अगर वैज्ञानिकों ने सीख लिया तो पता लगा हर देश में ऐसा हो रहा है उसके बाद। और ऐसी जेंडर इक्वालिटी हुई कि अब लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा हुआ किसको हुआ, अब दोनों में से भाई। और उसके बाद बताना पड़ रहा है कि भाई साहब को हुआ है कि भाभी जी को हुआ है, समझ लिया। क्योंकि कितना भी जीव विज्ञान पढ़ लीजिए, आप 100% दावे के साथ नहीं बता सकते कि ह्यूमन बॉडी कैसे काम करेगी। कितना भी फिजिक्स पढ़ लीजिए, 100% दावा नहीं कर सकते। और एक सच्चा वैज्ञानिक हमेशा एक वाक्य बोलता है, जब तक गलत साबित ना हो जाए तब तक इसे सही माना जाए। यह वैज्ञानिकों का प्रिय कथन है। अपने निष्कर्ष हमेशा इस लैंग्वेज में लिखते हैं, अनलेस प्रूव्ड रॉन्ग, तब तक के लिए सिद्धांत है मेरा, थीसिस मेरा तब तक चलेगा। क्योंकि उनको पता है कि हर ज्ञान के विरोध में एक बेहतर ज्ञान आगे आ सकता है। तो जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की हालत ऐसी है, तो इथिक्स की हालत कैसी होगी, बाकी विषयों की कैसी होगी? तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 100% ऑब्जेक्टिव कोई विषय नहीं है, 100% सब्जेक्टिव कोई विषय नहीं है। सारे विषय उस धुरी से इस धुरी के बीच में भिन्न भिन्न स्थान पर खड़े हुए हैं। पहचानना सिर्फ ये है कि मूल्य विज्ञान, एक्सियोलॉजी कहते हैं मूल्य विज्ञान को, कि ये विषय इस रेंज में कहां खड़ा हुआ है, ये पहचानना है। तो पहला निष्कर्ष, मूल्य 100% वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। आप सहमत हैं इस बात से? मुझे ये बताएं कि आपके समाज में जो मूल्य हैं, उनके बनने में आपकी और आपकी पीढ़ी की थोड़ी बहुत भागीदारी है या नहीं है? है। इसका मतलब है कि पूरा थोपा नहीं गया है, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यदि समाज में एक भी व्यक्ति उन मूल्यों से असहमत है, तो इसका मतलब है कि वस्तुनिष्ठता 100% नहीं है। भाई पूरे समाज में अगर एक व्यक्ति भी उठ के कह दे कि मैं तुम्हारे मूल्य नहीं मानता, तो आप कहेंगे 99.999% वस्तुनिष्ठता है। और जैसी 99.99 हो गया ना, 100 नहीं रहा। क्या आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां एक भी व्यक्ति सामाजिक मूल्यों से असहमत ना हो? मैं ज्यादा मुश्किल तो नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये बोधगम्य भाषा में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, है ना? तो फिर जवाब दे के साबित कीजिए कि आप समझ रहे हैं बातों को। क्या दुनिया में किसी भी समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां 100% व्यक्ति एक मूल्य समुच्चय को लेकर सहमति की स्थिति में होंगे? नहीं होगा। कुछ ना कुछ विरोध तो रहेगा ही रहेगा, रहना भी चाहिए। क्या किसी ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां दो भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनमें मूल्यों में सहमति हो? 100% आत्मनिष्ठ का मतलब हर व्यक्ति के मूल्य अलग अलग हैं। दो भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनमें सहमति हो, यह भी नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि मूल्य वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों होंगे, अनुपात का मामला होगा। और जब आप आएंगे अनुपात पर, तो 3 चीजों पर विचार कर लीजिए, या कम से कम 2 पर विचार कर लीजिए। आप कहेंगे कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनमें ज्यादा वस्तुनिष्ठता है, जिनमें आत्मनिष्ठता कम है।
वस्तुनिष्ठता ज्यादा है। ये कौन से मूल्य होंगे? जिन्हें समाज के लगभग सब लोग स्वीकार करते होंगे। ठीक। और फिर आप कहेंगे कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनमें वस्तुनिष्ठता कम है, ज्यादा आत्मनिष्ठता है। यानी जिन मूल्यों को लेकर समाज में एक मत नहीं है बल्कि विभिन्न राय है। अलग अलग व्यक्ति इस मुद्दे पे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जिन मूल्यों पर सहमति ज्यादा है समाज में वो ज्यादा वस्तुनिष्ठ हैं। जिन मूल्यों पर अभी सहमति नहीं है, विवाद है, मतलब संवाद की गुंजाइश चल रही है, सहमतियां बन नहीं पाई हैं, उन पर झगड़े ज्यादा हैं, उनमें आत्मनिष्ठता का तत्व ज्यादा होगा। तो बताइए कोई एक ऐसा मूल्य जिसमें आप कहते हैं कि अभी आत्मनिष्ठ है, पूरे समाज में सहमति बन नहीं पाई है। जैसे वही है कि व्यक्ति की सेक्सुअलिटी उसका निजी स्पेस है। क्या हम इस मूल्य को स्वीकार करने को तैयार हैं? नई पीढ़ी कुछ हद तक तैयार हो जाएगी, पुरानी पीढ़ी प्रायः तैयार नहीं होगी। तो जैसे होमोसेक्सुअलिटी एक एग्जाम्पल इसका है। एक है को लिविंग, बिना विवाह के दो व्यक्तियों का एक साथ रहना, विवाह की औपचारिकता जिसमें ना हो किंतु विवाह जैसे संबंध जिनके बीच में एग्जिस्ट करते हों। को लिविंग हमारे समय का छोटा मोटा सच है या खूब फैलता हुआ सच है? खूब फैल रहा है। लेकिन अगर आपने अपने घर पे बताया कभी कि मुखर्जी नगर में ऐसा होता है, मतलब मैं तो नहीं हूं उसमें लेकिन ऐसा होता है, तो आपके पेरेंट्स बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ बेटा तू भी कर ले बेटा, ऐसा कहेंगे। या उसके बाद कुछ कैमरे वैमरे लगवाएंगे आपके घर के आसपास, जासूसी शुरू कर देंगे, फिर जासूसी होने लगेगी। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसा जीवन जीते हैं, मेरी इसमें रुचि भी नहीं जानने में। आप लोगों के विचार में को लिविंग का मूल्य ठीक है या गलत है? ठीक है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ठीक है, अगर दो लोग सहमत हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हाथ खड़ा कर लें। ठीक। और कितने लोग मानते हैं कि गलत है, सहमत है तो भी गलत है? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 4 या 5 है। तो 4-5 को लगता है गलत है, बाकी सबको कहा ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है? और आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स, अब आप अपने पेरेंट्स जानते ही होंगे ना, उनकी राय क्या है? आपकी राय में आपके पेरेंट्स भी को लिविंग के मूल्य को सही मानेंगे? ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें। अब इसमें 5 हैं। और आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स को लिविंग की बात पर अच्छा नहीं फील करेंगे? हाथ खड़ा कर लें। रिवर्स एकदम यही है। इस पीढ़ी के 5 और उस पीढ़ी के 5 अपवाद हैं। दोनों पीढ़ियों में 5-5 ही अपवाद हैं। आपकी पीढ़ी में 5 ने कहा कि को लिविंग बुरा है, पुरानी पीढ़ी में 5 कहेंगे ठीक है। वो 5 अपने समय से आगे चल रहे हैं, ये 5 अपने समय से पीछे चल रहे हैं। इतना ही मामला है। मतलब समय ने जो मूल्य स्वीकार कर लिए, उन मूल्यों से अगर हम सहमत नहीं है तो हम अपनी गति में समय से पीछे हैं। इसकी व्याख्या ऐसे होगी। और 5 पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने समय से आगे चल रहे हैं, अपने बाकी बुढ़ों से आगे चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ठीक तो है। बूढ़े ज्यादा दुखी इस बात से कि उनके टाइम पे क्यों नहीं हो पाया था। उनको ज्यादा दिक्कत, उनको ज्यादा परेशानी इस बात से नहीं है कि ये हो रहा है। उनको लगता है कि यार 30 साल पहले हो जाता। तो आप लोग सहमत है इस वाले विचार से? बोल मत देना घर पे, फिर उसके बाद सुताई पिटाई ठुकाई वो सब कुछ होगा, फिर आप कहेंगे आपकी वजह से हो गया। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको केवल बता रहा हूं कि मूल दर्द कहां पर है, मूल समस्या कहां एग्जिस्ट करती है। अब ऐसे मूल्य बताइए 2-4 जिस पर आपकी पीढ़ी, आपके पेरेंट्स की पीढ़ी सामान्यतः सहमत है। उनको हम कहेंगे ज्यादा वस्तुनिष्ठ मूल्य हैं, यानी लगभग सब लोग उनको मानते हैं। वही सब मान लीजिए, अनुशासन और सफलता हो सकता है, शांति हो सकती है, और विनम्रता का एक मूल्य जैसे है विनम्रता। विनम्रता हर पीढ़ी के लोग कहते हैं विनम्र होना अच्छी बात है। स्वावलंबन एक मूल्य है, वो कह दीजिए। तो ऐसे मूल्य जिनका समर्थन प्रायः समाज के सब लोग करते हैं, उनमें ज्यादा वस्तुनिष्ठता है।
और ऐसे मूल्य जिन पर तलवारें खिंच जाती हैं पीढ़ियों के बीच में या मोहल्लों के बीच में, उसमें आत्मनिष्ठता ज्यादा है।